जय हिंद साथियों। उम्मीद करते हैं कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने सपनों की तैयारी में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हिंदी के प्रैक्टिस सेट को लेकर हम यहाँ पर ब्रह्मास्त्र की एक सीरीज चला रहे हैं और आप सभी को मालूम होगा कि ब्रह्मास्त्र जो है कभी फेल नहीं होता है, निष्फल नहीं होता है। उसके सीरीज के क्रम में हम हर वीडियो में 25-25 क्वेश्चंस अपलोड कर रहे हैं और उसके सीरीज के क्रम में 2 वीडियो ऑलरेडी अर्थात 50 क्वेश्चन हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। यहाँ पर आप 50 क्वेश्चन का मतलब 50 क्वेश्चन मत समझिएगा। 50 क्वेश्चन का मतलब हर क्वेश्चन के हम पूरे डिटेल ट्रिक के साथ व्याख्या करते हैं, तो 50 क्वेश्चन का मतलब कम से कम 500 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, उसी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज यहाँ पर हम उसके तीसरे पार्ट को लेकर आए हैं और पिछले भी वीडियो में बताया था, पुनः मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यदि आप हमारे इस सीरीज को फॉलो करते हैं तो आप हिंदी से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम देने जाएंगे, चाहे वो बीडीओ हो, एसएससी जीडी हो, यूपीपी हो, यूपीएसआई हो या यूपी ट्रिपल एससी, सीटेट, कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको गारंटी देते हैं कि आप 100% क्वेश्चन सही करके आएंगे। इसके अलावा आपको कुछ और भी देखने की आवश्यकता नहीं है, यह हमारी गारंटी है। क्लियर है? चलिए बाकी बिना देर किए हुए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन में हम बात करें तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, कवि वचन सुधा पत्रिका का संपादन किसने किया है? तो देखिए इसका सही आंसर आपका हो जाएगा डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 15 अगस्त 1967 कब किया था भाई? 15 अगस्त 1967 में पहली बार इसका प्रकाशन किया था। कहाँ से? वाराणसी से। इसका पहली बार प्रकाशन वाराणसी से हुआ था। बात करें भारतेंदु हरिश्चंद्र की तो इनको हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है और यह जो कवि वचन सुधा पत्रिका है यह कविता केंद्रित पत्र था, अर्थात इसमें केवल कविताएं होती थी, काव्य संग्रह होती थी। ठीक है, अब यदि आपको याद नहीं होता है तो याद करने का हम आपको आसान सा ट्रिक बता देते हैं। देखिए कवि के वचन, कवि के वचन, तो कवि के अच्छे अच्छे वचन आपको कहाँ मिलेंगे? भारत में मिलेंगे। बाकी दुनिया में जितने भी कवि लेखक हैं सब अंग्रेजी वाले हैं, तो यहाँ पर आप ये कहेंगे कि कवि के अच्छे अच्छे वचन आपको भारत में मिलेंगे, इसीलिए कवि वचन सुधा किसने लिखा? भारत से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला यहाँ पर पूछा गया है, प्रश्न है, बंदव गुरुपद पदुम परागा असुरुचि सुवास सरस अनुरागा में यहाँ पर अलंकार पूछा गया है। देखिए इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। देखिए अनुप्रास को यदि हम तोड़ें तो 2 शब्दों में हम तोड़ सकते हैं, एक होता है अनु और दूसरा होता है प्रास। ठीक है, अनु का मतलब होता है बार बार, प्रास का मतलब होता है वर्ड। जब कोई भी वर्ड बार बार आए उसे कहते हैं अनुप्रास, या जहाँ पर वर्डों की आवृत्ति होती है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए सुरुचि, सुवास, सरस, इसमें स का जो है कई बार जो है क्या हो गया है, यहाँ पर रिपीटेशन हो गया है। ठीक है, बार बार आ गया है। ठीक है, यहाँ पर पद, पदुम, परागा, यहाँ पर प का भी रिपीटेशन हो गया है, तो यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार होगा। क्लियर है? ठीक है, श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ, जहाँ पर एक शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके हुए हों। उपमा का मतलब होता है उपमा का मतलब होता है किसी से तुलना करना। ठीक है, और अतिशयोक्ति का मतलब होता है किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये लिखा गया लाइन, इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको डिटेल बता दें। बंदव गुरुपद पदुम परागा असुरुच सुवास सरस अनुरागा, यह जो लाइन लिखा गया है यह रामचरित मानस से लिया गया है। यह रामचरित की एक चौपाई है। ठीक है, और रामचरित मानस की जो चौपाई है वो भी कहाँ से है? ये बालकांड से है। ठीक है, बालकांड। रामचरित मानस में कुल 7 कांड हैं। सबसे बड़ा कांड बालकांड है, सबसे छोटा कांड किष्किंधा कांड है। अच्छा, बालकांड कैसे आप याद करेंगे? देखिए बड़े बड़े कांड कौन करते हैं? बालक ही करते हैं। जब बच्चे होते हैं वो बड़े बड़े कांड कर देते हैं, बाकी जब बड़े हो जाते हैं तो भाई बड़े सीधे विनम्र जिम्मेदारियां हो जाती हैं। तो इसलिए आप ये ध्यान दीजिएगा कि बड़े बड़े कांड बालक ही करते हैं, इसलिए बाल कांड सबसे बड़ा इसमें है। ठीक है, और यहाँ पर इसके हम अर्थ की बात कर लें
तो देखिए रामचरितमानस तुलसीदास लिखे हैं, और यहाँ पर इसका अर्थ ये हो गया कि मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज वंदना करता हूँ, जो सुरुचि मतलब सुंदर, स्वाद, सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर पूछा गया है मनोहर में कौन सी संधि है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा डी, इसमें विसर्ग संधि है। कैसे तोड़ेंगे भाई? मनः अधन हर, यहाँ पर विसर्ग संधि हो जाएगी, तोड़ेंगे, मन को हरने वाला। क्लियर है। चलिए संधि पढ़ेंगे, डिटेल बात करेंगे, आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पर दिया गया है प्रयोगशाला में कौन सा समास है? तो प्रयोगशाला को हम कहेंगे प्रयोग के लिए शाला। ठीक है, उसको तोड़ना आप सीखिए। प्रयोग के लिए शाला। अब यहाँ शाला का मतलब हाउ शाला वाला शाला नहीं है जो रिश्ते में आप लोग जोड़ते हैं। ठीक है, शाला का मतलब यहाँ घर होगा, और यहाँ पर शाला का मतलब बड़ा वाला स होता है, और वो वाला शाला में छोटा वाला स होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया प्रयोगशाला में कौन सा समास है? तो प्रयोग के लिए शाला के लिए आता है संप्रदान में, और ये आपका आएगा तत्पुरुष समास में। किस समास में भाई? तत्पुरुष समास में। पदों की प्रधानता के आधार पर बात करें तो तत्पुरुष समास में उत्तर पद अर्थात बाद वाला पद प्रधान होता है। बहुब्रीहि समास में दोनों गौण होते हैं, दोनों पद। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है, और कर्मधारय समास में उत्तर या द्वितीय पद प्रधान होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है स स स ह किस वर्ग के व्यंजन हैं? तीनों स है और ह की बात किया गया है, तीनों स और ह की बात किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये उष्म व्यंजन में आएंगे। ठीक है, यहाँ पर तालव्य की बात कर ले तो च वाला जो आपका वर्ग होता है च, छ, ज, झ और इ, च, छ, ज, झ और इ, ये आपका किस में आते हैं भाई? तालव्य में आते हैं। अंतस्थ में आपका आता है य, र, ल और व, ये चार अंतस्थ में आते हैं, और ओष्ठ में आपका प, फ, ब, भ वर्ग वाला आता है। ठीक है, एक चीज़ और हम आपको बता दें, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, कि यहाँ पर पूछा गया है उष्म तो हो गया, एक पूछा जाता है कि उष्म या स्पर्श संघर्षी पूछा जाता है कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, तालव्य का शुरू का जो चार वर्ण है च, छ, ज, झ, ये क्या होते हैं? स्पर्श संघर्षी वर्ण होते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। आवा देखिए, खल का पर्यायवाची पूछा गया है, कौन सा नहीं है? एग्जाम में इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा, नहीं और हाँ को ध्यान से पढ़िएगा। तो खल का पर्यायवाची दुष्ट भी होता है, खल का पर्यायवाची अधम भी होता है, नृशंस भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो द्विज है ये खल का पर्यायवाची नहीं होता है। द्विज पर्यायवाची पंडित का होता है, ब्राह्मण का होता है, पक्षी का होता है, दांत का होता है। द्विज द्वि धनंजय अर्थात जिसका जन्म दो बार हो। तो कैसे? देखिए, जैसे हमने कहा पक्षी, अब पक्षी का जन्म दो बार होता है। कैसे होता है भाई? एक बार पहले अंडा निकलता है, पहला बार जन्म हो गया, फिर अंडा जब टूटता है तो दूसरी बार फिर जो है उसको शरीर मिलता है। दांत, एक बार पहले दूध वाला दांत निकलता है, मतलब हम लोग की गांव की भाषा में दुग्ध दांत कहते हैं। अब फिर कुल दांत जाएगा झड़ी, और जब झड़ जाएगा तो फिर से आपका जो है बतीसी वाला निकलेगा। जब बच्चा छोटा होता है तो उसको शुरू में दुग्ध वाले कुल 20 दांत निकलते हैं। उसके बाद जब वो 20 जब झड़ जाएगा दूध वाला दांत, तो अब मान लिया आप दूध पीना भी बंद कर देंगे, सॉरी, उसके बाद आपका बत्तीसी निकलेगा। तो इसीलिए दांत को भी द्विज कहा जाता है। ब्राह्मण की क्यों कहते हैं? देखिए, ब्राह्मण एक बार पैदा होता है और माना जाता है कि जब उसका उपनयन संस्कार होता है तब उसको वहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति होती है, और वहाँ पर धर्मों में, हमारे हिंदू धर्म में, ब्राह्मण में माना गया है कि उसका एक दूसरा जन्म होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम आपको समझा दें, माना गया है कि इंसान और जानवर में अंतर यही होता है कि इंसान एक बुद्धिजीवी प्राणी है, अगर दिमाग नहीं है तो आप जानवर हैं। तो ये माना जाता है कि जब तक उपनयन संस्कार नहीं होता है तब तक वो एक तरह से जानवर के समान ही खेलता कूदता है, लेकिन उसके बाद बुद्धिमान हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से पक्षी, दांत जो है इनको द्विज का पर्यायवाची कहा जाता है ब्राह्मण को। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है प का उच्चारण स्थान पूछा गया है। तो देखिए, अभी पीछे भी बात कर लिए हैं, प का आपका उच्चारण स्थान यहाँ पर ओष्ठ होगा, प, फ, ब, भ, भ। कंठ पूछा गया, क, ख, ग, घ। मूर्धन्य पूछा गया है तो कौन सा होगा? ट, ठ, ड, ढ। दंत पूछा गया, त, थ, द। क्लियर है, यह आप स्पष्ट है। लेकिन एक चीज़ और आपको बताते हुए चलें, ध्यान से सुनिएगा।
अगर आपके ओष्ठ में दिक्कत है, इसमें एक चीज़ और आपको बताते हुए चले कि देखिए, हमने कहा कि प का उच्चारण ओष्ठ से होता है। आपको कोई ये सारी जानकारी बताना नहीं होगा, लेकिन आपको हम आश्चर्यजनक चीज़ें बता रहे हैं कि अगर आपके ओठ को काट दिया जाए तो आप प फ ब भ नहीं बोल पाएंगे। ठीक, कंठ हो गया, कंठ नहीं रहेगा तो क ख ग घ नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, मूर्धन्य हो गया, दंत हो गया, आपकी बत्तीसी झड़ जाएगी ना, तो आप त थ द ध नहीं बोल पाएंगे, बोलेंगे ल ल इसे तुलतुलाएंगे, त थ द नहीं बोल पाएंगे। मतलब उसी के कारण हम उच्चारण करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिलहाल ये तो हिंदी की खूबसूरती है। शाश्वत का विलोम पूछा गया। शाश्वत का मतलब जो हमेशा रहे, जो जिसका कभी नाश ना हो, कभी खत्म ना हो, जो हमेशा रहे उसे शाश्वत कहते हैं। तो इसका विलोम हो जाएगा नश्वर, मतलब जिसका नाश हो जाए। ठीक है, तो इसका विलोम हो जाएगा रहस्यमय, मतलब रहस्यमय का मतलब रहस्य। अच्छा देखिए, रहस्य के बारे में थोड़ा सा हमें एक चीज़ बताएं। कुछ लोग ऐसा करते हैं ना कि माना जाता है, ऐसा कुछ लोग करते हैं कि कोई भी जानकारी यदि उनको छिपाना है, रहस्य के रूप में रखना है, तो वो अपने मित्र को बता देंगे और कहेंगे देखो भाई रहस्य है, इसको किसी को बताना नहीं। देखो भाई, अरे आप पहले ही रहस्य को उजागर कर दिए तो बताना क्या नहीं है। किसी भी बात को आप खुद दोबारा बोल दिए तो रहस्य रहस्य नहीं रह गया। चलिए आगे बात करते हैं। सदैव का मतलब हमेशा होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला यहाँ पर संपन्न का विलोम पूछा गया है। तो संपन्न का मतलब क्या होता है भाई? संपन्न का मतलब जो एकदम संपन्न हो, एकदम बढ़िया से सब कुछ जो उसका डेवलपमेंट हो। तो इसका विलोम जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा विपन्न। विपन्न का मतलब जैसे विपत्ति जिसके ऊपर हो या दुख हो उसे विपन्न कहते हैं। ठीक है। अच्छा, और ऑप्शन क्या है? यहाँ दिया है निष्पन्न, बी वाला ऑप्शन दिया है निष्पन्न। निष्पन्न का मतलब होता है भली भांति पूरा किया हुआ, या निष्पन्न का मतलब निष्पत्ति कहते हैं, जन्मा हुआ या उत्पन्न भी कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर पहला विषण दिया है, इसका मतलब होता है उदास। और यहाँ पर आसन, आसन का मतलब होता है निकट या नज़दीक। आप पढ़ते हैं मैथ में आसन्न कोण अर्थात नज़दीक वाला कोण। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला यहाँ मूल संविधान में कितनी भाषा थी पूछा गया है। तो देखिए, मूल संविधान में जो भाषा थी वो 14 भाषा थी। ठीक है, लेकिन वर्तमान में कितनी भाषा है? 22वीं भाषा है। 8वीं अनुसूची, 22वीं भाषा नहीं, 22 भाषा 8वीं अनुसूची में है। ठीक है, तो 14 भाषा थी, तो और कब कब जोड़े गए? देखिए, इसके बाद 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा 1967 के द्वारा जो है क्या जोड़ा गया था? सिंधी जोड़ा गया था। ठीक है, 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा जोड़ा गया, तो 14 एक 15 हो गया। अच्छा, इसके बाद फिर कब जोड़ा गया? फिर 71वें संविधान संशोधन 1992, इसके द्वारा नमक जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था भाई? नमक। न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी, 3 भाषा अब जोड़ दिया गया। 15 3 18 हो गया। और पुनः जो है आपके 92वें संविधान संशोधन 2003 में 4 भाषा जोड़ी गई हैं। कौन कौन सी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये 4 भाषा जो है पुनः आपके 92वें संविधान संशोधन 2003 में जोड़ी गई। तो कुल भाषा कितनी हो गई भाई? कुल हो गई 22 भाषा। क्लियर है, जो कि वर्तमान में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? सही आंसर यहाँ पर पहला हो जाएगा। इसके 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं रचना के आधार पर? रचना या रूप दोनों कहते हैं। सरल कहते हैं पहला, संयुक्त कहते हैं दूसरा, और तीसरा आपका होता है मिश्र होता है। क्लियर है। तो सरल, संयुक्त और मिश्र रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं, और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अगला दिया गया है, ये ज्ञ से ज्ञानी वाला लिखा गया है। वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ठीक है। अब इसमें इसके बारे में यदि बात करें तो देखिए, ज्ञ से ज्ञानी आधा ज और ईय से मिलकर बनता है। तो ये ध्यान से देखिएगा, आपके एग्जाम में इसको लेकर बड़े पैमाने पे गलतियां हो सकती हैं। तो क्या करता है ना, हलंत ज के नीचे ना लगा के ईय के नीचे लगा देता है, या दोनों के नीचे हलंत लगा देता है। तो इन सभी चीज़ों को बड़ी सावधानी से आप ध्यान देंगे तो इसका सही आंसर आपका सी हो जाएगा। आधा ज और ईय से मिलकर क्या बनता है भाई? ज्ञ से ज्ञानी बनता है। क्लियर है। और बात करें कि ज्ञ से ज्ञानी किस वर्ण के बाद आता है, तो ज के बाद आता है और झ के पहले आता है। चलिए अगला बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला यहाँ पर दिया गया है, देश की हानि जयचंदों से होती है। संज्ञा का यहाँ पर
प्रकार आपको बताना है। तो यहाँ सही आंसर आपका सी हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा होगा। क्लियर है। देखिए यहाँ पर जयचंद तो किसी का नाम होता है जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन यदि किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा का आप बहुवचन बनाते हैं तो फिर वह व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं रह जाता है। आपको पूरे हिंदी व्याकरण में गारंटीड के साथ बताते हैं, यदि पूरे हिंदी व्याकरण में आपको कोई भी शब्द बहुवचन दिख जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ जातिवाचक संज्ञा होगा, उसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता है। क्लियर है। तो यहाँ पर जयचंदो कहने का मतलब जयचंद की बात नहीं कर रहा है, जयचंद एक विश्वासघाती व्यक्ति था। तो यहाँ पर ये कह रहा है, उसके द्वारा उपमा दिया जा रहा है, उसकी क्वालिटी की बात हो रही है कि देश की हानि जो है विश्वासघातों से होती है। ठीक है। तो यहाँ पर जातिवाचक हो गया। जैसे हमने कहा कि हमारे घर में नारदों की कमी नहीं है। नारद को जानते थे भाई, नारायण नारायण करते थे, और ये सबसे अधिक झगड़ा जो है शंकर भगवान और पार्वती के बीच लगाते थे। शंकर भगवान कहीं भी जाते थे, जब बाहर कहीं पार्टी उर्टी करने चले जाते थे घूमने, जब वापस आते थे अगर उनको नारद भगवान दिख गए जाते हुए उस रास्ते, तू समझ गए पक्का एक कुछ न कुछ लगाया बजाया होगा, अब होने वाला है बवाल। तो नारद का मतलब होता है झगड़ा लगाने वाला। और तो जैसे हमने और उदाहरण लिया, देश में विभीषणों की कमी नहीं है, तो विभीषण का मतलब होता है घर का भेदी लंका ढाए। ठीक है। तो इस तरह से उदाहरण दिया जाता है। ठीक है। जैसे देश में सचिनों की कमी नहीं है, तो यहाँ सचिनों का मतलब सचिन नहीं हो गए। ठीक है। सचिनों का मतलब हो गया कि उनके जैसे जो खेलने वाले हैं उस क्वालिटी के लोग। चलिए आगे बात करते हैं। बाकी भाववाचक भावनाओं की बात होती है, समूहवाचक समूहों की, और द्रव्यवाचक क्या होता है भाई, जिसको क्या कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, माप और तौल सकते हैं। आगे बढ़ते करते हैं। अगला हिंदी में वचन का प्रकार पूछा गया, तो सही आंसर यहाँ पर 2 हो जाएगा। हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। जबकि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। क्लियर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला यहाँ पर शुद्ध वर्तनी पूछा है, अस्पृश्यता। तो सही आंसर आपका सी होने वाला है, यहाँ सी। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। क्या होता है भाई, छुआछूत। और यहाँ पर अस्पृश्यता का अंत हमारे अनुच्छेद के आर्टिकल नंबर 17 में बात किया गया है। क्लियर है, भाग 3 17 में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर शुद्ध वर्तनी फिर से पूछ लिया गया है, तो यहाँ पर सही आंसर आपका बी हो जाएगा, कुमुदनी। ध्यान से देख लीजिएगा, ऐसे लिखा जाता है, 1-2 बार लिखेंगे क्लियर हो जाएगा। कुमुदनी, कुमुदनी क्या होता है, ये कमल का फूल आप जानते हैं ना, कमल की तरह का एक जली पौधा होता है जिसमें सफ़ेद रंग के फूल निकलते हैं, और यह जो है क्या होता है, रात के समय ये खिलते हैं। किस समय खिलते हैं, रात के समय। चलिए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पर पूछा गया, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय है। तो यहाँ पर देखिए, लेखक 2 शब्दों से मिलकर बनता है, लेख और धन अक। तो यहाँ इसके लास्ट में अक प्रत्यय है। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, सी हो जाएगा। क्लियर है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, शासकीय पत्र किस शैली में लिखा जाता है। तो देखिए इसका सही आंसर बी हो जाएगा, अन्य पुरुष शैली में शासकीय पत्र लिखा जाता है। जबकि प्रथम पुरुष शैली में या उत्तम पुरुष शैली में ये अर्धशासकीय पत्र लिखा जाता है। दोनों के बारे में क्लियर कर देते हैं। देखिए, शासकीय पत्र का मतलब सरकारी पत्र और अर्धशासकीय पत्र का मतलब अर्ध सरकारी पत्र। अब ध्यान से सुनिएगा, शासकीय पत्र किसे कहते हैं या सरकारी पत्र किसे कहते हैं, जब किसी कार्यालय द्वारा, जैसे मान लीजिए हम यूपी सरकार की बात कर लेते हैं, तो इसमें तमाम मंत्री हैं, तमाम डिपार्टमेंट है, खनन विभाग हो गया, शिक्षा विभाग हो गया, बिजली विभाग हो गया। तो जब उनके कार्यालय द्वारा कोई भी लेटर हर जिले में भेजा जाता है, अब जिले में कहाँ भेजा जा सकता है, डीएम कार्यालय में भेजा जा सकता है, डीएम को भेजा जा सकता है। मतलब जब किसी कार्यालय द्वारा दूसरे कार्यालय, दूसरे व्यक्ति, दूसरे अधिकारी को पत्र भेजा जाता है तो उसे कहते हैं शासकीय या सरकारी पत्र। लेकिन अर्ध शासकीय या अर्ध सरकारी पत्र उसे कहते हैं जब किसी मैटर में उलझन होने की वजह से 2 अधिकारी एक दूसरे को पर्सनली लेटर लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मुद्दा हो गया, 2 जिलों की बात है, अब एक डीएम को दूसरे डीएम से समझना है तो वो व्यक्तिगत लेटर लिखे कि भाई ये मैटर है, आप इस पे क्या राय दे रहे हैं। तो जब किसी भी अधिकारी के द्वारा
एक दूसरे से किसी भी मैटर को निपटाने के लिए व्यक्तिगत पत्र लिखा जाता है तो उसे हम अर्धशासकीय या अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो अर्ध सरकारी है, अब यहाँ पर जब हम व्यक्तिगत लिखेंगे तो वहाँ पर प्रथम या उत्तम पुरुष का प्रयोग करेंगे भाई, कहे कि हम खाली मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जब शासकीय पत्र लिखा जाता है तो वहाँ अन्य, क्योंकि सरकार जब कोई सूचना जारी करेगी तो एक लोग के लिए नहीं होता है, अन्य का मतलब सबके लिए सूचना जारी होता है। क्लियर है? तो ये बात क्लियर आप रखिएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। क्लियर है? अगला यहाँ पर दिया गया है ब्रज भाषा पूछा गया है। ब्रज भाषा किसकी है? तो देखिए इसके बारे में पिछले भी सेट में हम चर्चा किए थे, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं। ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी का आपका भाषा है, ठीक है, पश्चिमी हिंदी का। पश्चिमी हिंदी में बात करें, ब्रज भाषा में हम बात करें तो ये आगरा में बोला जाता है, मथुरा में बोला जाता है, मैनपुरी, इटावा, अलीगढ़ यहाँ बोला जाता है। और पश्चिमी हिंदी की बात करें तो इसमें कुछ लगभग 5 बोलियाँ बोली जाती हैं। कौन कौन सी? खड़ी बोली जिसको कौरवी भी कहते हैं, हरियाणवी जिसको बांगरू भी कहते हैं, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, ये सारे जो है पश्चिमी में होते हैं। बाकी पूर्वी हिंदी में हम आपको पिछले सेट में आप जाकर देखिएगा एक ट्रिक बताए थे भोजपुरिया मैम करके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है अद्भुत रस का स्थायी भाव पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होने वाला है वो कौन सा होगा? बी। अद्भुत का स्थायी भाव जो है विस्मय होगा। क्लियर है? और यहाँ पर उत्साह वीर रस का हो जाएगा, भय भयानक का होगा, निर्वेद शांत रस का होता है। क्लियर है? अब यहाँ पर रस की बात करें तो रस सूत्र के जो जनक है, जो प्रतिपादक है, भरत मुनि को कहा जाता है। भरत मुनि सबसे पहले यही बताए थे कि कुल 8 रस होते हैं और 9वां रस शांत रस को कहा जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पर पूछा गया है प्रेमचंद्र जी का जन्म कहाँ हुआ था? तब भाई देखा, प्रेमचंद्र जी का जन्म भाई लहल वाराणसी में। कहाँ हुआ था? बनारस में हुआ था, ठीक है, काशी नगरी कहते हैं। और प्रश्न आपके जीएस में पूछा जाता है कि सबसे पुराना शहर, तो सबसे पुराना उत्तर प्रदेश स्पेशल में पूछा जाता है, तो सबसे पुराना शहर जो बसाया गया था वो बनारस काशी नगरी ही था, ठीक है। तो इनका जन्म हुआ था ये वाराणसी के लमही गांव में हुआ था। कौन गांव में भाई? लमही गांव में हुआ था। अब प्रेमचंद्र का बचपन का नाम रहल धनपत राय श्रीवास्तव। क्या नाम था भाई? धनपत राय श्रीवास्तव। और इनका जन्म 31 जुलाई 1880 को हुआ था, ठीक है, वाराणसी के लमही में। लेकिन ये मर गए थे 9 अक्टूबर 1936 को। इनका एक उपन्यास है, काफ़ी पूछा जाता है, बाकी फेमस तो बहुत सारे हैं, गबन गोदान, लेकिन इनका एक अधूरा उपन्यास है जिसका नाम था मंगलसूत्र। और ये उसको लिखते समय इनका देहावसान अर्थात मृत्यु हो गई थी। तो इनके जो अधूरा उपन्यास मंगलसूत्र था, इनका लड़का होके पूरा कैलें, जेकर नाम रहल श्रीपत राय, ठीक है। तो उस उपन्यास को वो पूरा के कंप्लीट किए। इनकी एक बहन थी जिनका नाम था सुग्गी राय। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला यहाँ पर है आँख का पर्यायवाची पूछा गया है, कौन सा नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं और हाँ को बार बार आपको फोकस करना है। नयन, लोचन, नेत्र, ये तीनों आँख के पर्यायवाची हैं। जबकि तुरंग किसका होता है भाई? घोड़ा का होता है का होता है, घोटक का होता है, वाज का होता है। क्लियर है? आँख का पर्यायवाची चक्षु होता है, लोचन होता है। इसका सही आंसर आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला यहाँ पर दिया गया है कि सर का सही अर्थ बताइए। तो देखिए, बड़ा वाला सर का मतलब बाण होता है और दूसरा जो सर दिया गया है इसका मतलब तालाब होता है। सही आंसर यहाँ पर बी होगा। आगे बात करते हैं, एक भारतीय आत्मा किसे कहते हैं? तो देखिए इसका जो सही आंसर आपका होने वाला सी, माखनलाल चतुर्वेदी को भारतीय आत्मा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह अपनी कविताओं में राष्ट्रीय भावना का जयघोष किए थे, ठीक है। और इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं जो बार बार पूछ जाती हैं, जैसे हो गया हिम तरंगिणी, युगचारण, समर्पण इत्यादि। अगला बात करते हैं। अगला यहाँ पर बाल चित्रण में कौन से कवि श्रेष्ठ हैं? तो बाल चित्रण मतलब छोटे छोटे जो बाल बच्चे होते हैं, तो इनमें जो है सबसे श्रेष्ठ जो आपको मिलेंगे, ये मिलेंगे सूरदास। कौन मिलेंगे भाई? सूरदास। ये भक्ति काल के सगुण काव्यधारा के सगुण कृष्ण काव्यधारा से संबंधित हैं और इन्होंने कृष्ण लीलाओं का बड़े पैमाने पे बड़ा ही मनमोहक और सुंदर वर्णन किया है। जैसे एक उदाहरण इनका देख लें, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ, ठीक है। कन्हैया जैसे चंद्रमा को देखते हैं
अपने मैया से कहते हैं कि अब तो हम वह खिलौना खेलब और दूसर हमें न कोनो गुब्बारा चाहिए न पिपहिरी चाहिए, हमें खाली चंद्र खिलौना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने कृष्ण भगवान के बाल लीलाओं का बड़ा ही गजब का वर्णन किया गया है। तो ये देखिए आज के जो है हमारे थर्ड पार्ट के 25 क्वेश्चन पूरे हुए। और आपको कुछ भी कोई भी क्वेश्चन यदि नहीं समझ में आता है तो देखिए नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, फटाक से दौड़ के जाके कमेंट करिए। और यदि भाई आपको समझ में आया हुआ है तो बिल्कुल जाके कमेंट करें कि भाई हमको अच्छा लगा सेशन। और देखिए बार बार हम कहते हैं कि ये आपको फ्री सेशन दिया जा रहा है, ऐसा आप जाके यूट्यूब में ढूंढिएगा आपको नहीं मिलेगा, आपको लोग बेफालतू टाइम पास करते हैं। तो गुरु दक्षिणा आपके लिए कुछ नहीं है, लेकिन इतना है कि भाई देखिए एकलव्य का नाम सुने होंगे। वो गुरु द्रोणाचार्य के पास जब पहुंचा धनुर्विद्या के लिए तो गुरु द्रोणाचार्य उसको वापस भगा दिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अर्जुन को वचन दे चुके थे वे कि इस धरती का सबसे बड़ा धनुर्धर तुम ही बनाएंगे। लेकिन वो चला गया, गुरु द्रोणाचार्य का जो है मिट्टी का मूर्ति बनाया, उनसे धनुर्विद्या सीखा। और एक बार गुरु द्रोणाचार्य खुद परीक्षा ले रहे थे, एक कुत्ते के आवाज़ आया जंगल से, उसके मुंह में बाण मारना था। लेकिन ये पांचों पांडव अर्जुन सब लोग बाण चलाए, लेकिन बाण उसके मुंह में गया, इनका बाण नहीं था। तो पता करने पे पता चला कि वो बाण जो है एकलव्य का था। ठीक है, तो वहाँ पर उस समय गुरु द्रोणाचार्य ने उनसे पूछा कि आप यह विद्या कहाँ से सीखे हो? तो उन्होंने कहा गुरु मैं आपसे ही सीखा हूँ। कहें लेकिन हम तो आपको भगा दिए थे लात मार के। तो कहें आपकी मूर्ति बना के सीखे। कहें तो भाई अब यहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य सोचें ये तो अर्जुन से बड़ा धनुर्धर हो गया, ये तो हमारा जो है प्रण जो वचन खत्म हो जाएगा। फिर उन्होंने उनसे क्या बोला कि गुरु दक्षिणा तो बनता है। तो बोले गुरु आदेश करे। तो उन्होंने उनका अंगूठा ही मांग लिया, जिससे कि दोबारा वो धनुष बाण ना चला सके। तो हम आपका अंगूठा नहीं मांग रहे हैं, आप अंगूठा का प्रयोग करके थोड़ा सा लाइक करिए, अंगूठा से थोड़ा सा शेयर करिए और भी बच्चों के पास शेयर करें, जिससे कि सभी लोग का भला हो सके। यदि आप दूसरों का भला करेंगे तो कल पक्का 100% आपका भी भला होगा। चलिए मिलते हैं जल्दी ही अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।